आपकी पढ़ के समझने की अप्रोच डेवलप होगी जब आप क्लास अटेंड करते हैं और हजारों लोगों के साथ जब आप पूल में सही समय पे जवाब दे रहे होते हैं ईमानदारी से। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। जो पेंडिंग आपकी पीडीएफ्स हैं वो आपको कल मिल जाएंगी। हालांकि कल और परसों आपकी क्लास नहीं होगी, शायद मैं आउट ऑफ स्टेशन होंगी, तो पीडीएफ्स आपको लेकिन सारी मिल जाएंगी। ये सीटेट का बैच है जो करियरविल ऐप पर चल रहा है। सारे टीचर्स अपना जो है अच्छे से डिस्कशन कर रहे हैं। मैं बहुत अच्छे से डिस्कशन कर रही हूँ, इस बार काफी एक्टिव हूँ। नोट्स वगैरह जो है सारे डिफरेंट तरीके से आपको मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आप देंगे जवाब, है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आसान क्वेश्चंस नहीं डाले गए, ना ही ऐसा है कि बस आपको डराने के लिए मुश्किल क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं। जो लेवल है, जिस तरह का जो क्वेश्चंस डालना एक्ट है, उसी तरह के क्वेश्चंस, चाहे वो नए हो, पुराने हो, अदर एग्जाम्स में आए हो, है ना, लेकिन काम के सिलेबस से क्वेश्चंस, ऐसे नहीं है कुछ भी आ जाएगा। तो पढ़ करके एक बार जवाब दीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए सीरियस तैयारी जो है शुरू हो गई है, ठीक है ना। 9 बजे हम लोग मिला करेंगे, बट अभी मैं 9 पे आ नहीं पा रही हूँ, बाकी क्लासेस के चक्कर में लेट हो जाती है क्लास। तो कोशिश रहेगी मंडे या ट्यूसडे जब से भी हम शुरू करेंगे तो आपकी क्लास 9 बजे ही हो, रात को 9 बजे, सुबह नहीं, ठीक है। 68% लोग ए ऑप्शन जवाब में दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन एज, यानी बच्चे के विकास के पहलू या प्रकार, एस्पेक्ट्स को हम टाइप कह सकते हैं, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट कह सकते हैं, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट कह सकते हैं। एक चीज को कितने नामों से पूछा जा सकता है ये मैं आपको अच्छे से डिस्कस करूंगी आपके साथ, ठीक है ना। और स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा करके आपको दे दिया, ठीक है ना। तो एस्पेक्ट्स यानी बच्चे के विकास के पहलू या प्रकार, टाइप, डोमेन एक साइड लिखा हुआ मिलेगा और दूसरी साइड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं। तो एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट या टाइप ऑफ डेवलपमेंट एक साइड में, दूसरी साइड विशेषताएं। आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। टाइम बेसिकली इनको आप क्वेश्चन ऐसा बना देना है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि आपका टाइम किल हो। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की, तो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में आपका समय निकल जाएगा, टाइम ही मैनेज नहीं होगा। इसलिए इस तरह के लेंथी क्वेश्चन डाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ए ऑप्शन क्या कहता है? लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास। किससे जुड़ा हुआ होगा? भाषा विकास की विशेषता बताओ एक बार। द चाइल्ड आस्क्स क्वेश्चंस, कि बच्चा क्वेश्चन पूछता है। चलो भाई, हो सकता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे जुड़ा हुआ होगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चाइल्ड इज एबल टू वॉक ऑन, नहीं, ये तो फिजिकल डेवलपमेंट है। इमोशनल डेवलपमेंट है, द चाइल्ड फील्स हैप्पी, हाँ ये बात सही है। बच्चा चल सकता है, ये फिजिकल डेवलपमेंट का उदाहरण है। तो मतलब हम कह सकते हैं डी का सेकंड होगा। डी का सेकंड कहाँ है? डी का सेकंड 3 ऑप्शन में है। डी का देखो, ये पढ़ने की अप्रोच होती है जो आपकी डेवलप होगी। डी का थर्ड है, तो ये ऑप्शन तो हमने हटा दिया, बाकी तीनों में डी का सेकंड है। कई बार ऐसा होता है कि अगर क्वेश्चन आसान हो तो डी का सेकंड किसी एक ही ऑप्शन में होगा, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है ना। तो डी का सेकंड तो कई जगह पे है। फिर हम देखते हैं सी का थर्ड। सी का थर्ड कहाँ है भाई? डी का सेकंड यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। सी का थर्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे सी का फर्स्ट है, तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है। अभी हम एकदम चालाकी वाले एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, यानी एकदम थोड़ा सा स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एकदम ट्रेडिशनल तरीका है उस पर अभी वापस आएंगे। तो अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं जिनमें से कोई एक सही उत्तर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, द चाइल्ड टेक्स पार्ट इन डिस्कशन। अब हमें पता है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, जो भाषा का विकास है, वो हमारे दिमाग के विकास से जुड़ा हुआ है, यानी कॉग्निशन के डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ है। जब हम कॉग्निशन डिस्कस करते हैं, ये तो बैच की क्लास हुई, जब हम कॉग्निशन डिस्कस करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो हम डिस्कस करते हैं लेफ्ट ब्रेन होता है, राइट हेमिस्फीयर होता है। लेफ्ट ब्रेन में लॉजिक है, लैंग्वेज है, यानी ब्रेन के डेवलपमेंट से भाषा का विकास भी है, ठीक है ना। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट में यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्वेश्चन ने पूछा ही उस तरह से है। तो अगर मैं देखूं, यहाँ आपको देखना है किसमें दिमाग पे जोर ज्यादा पड़ेगा, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाएगा क्वेश्चन हमें। अब यहाँ पे आपको पता है इमोशनल डेवलपमेंट, हाँ बच्चा कैसा महसूस करता है, ये उसके इमोशनल डेवलपमेंट यानी भावनात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चा चलना सीखता है, ये उसके शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है। इनमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सी और डी को तो हम यहाँ हटा सकते हैं क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ए और बी बचता है सिर्फ। ए और बी की माने अगर, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपको देखना है, द चाइल्ड टेक्स पार्ट इन डिस्कशन, बच्चा चर्चा में भाग लेता है, तो चर्चा भी बिना दिमाग के तो होती नहीं है। दूसरा है लैंग्वेज डेवलपमेंट के सामने लिखा हुआ है, चाइल्ड आस्क्स क्वेश्चंस, बच्चा प्रश्न पूछता है। अब हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि दिमाग का ज्यादा यूज प्रश्न पूछने में होगा, चर्चा में भी होगा, बट चर्चा में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या लैंग्वेज का डेवलपमेंट ज्यादा चाहिए। बच्चा डिस्कशन में पार्ट तभी ले पाएगा जब उसका भाषा विकास ठीक हो, या वो भाषा का प्रयोग ज्यादा है डिस्कशन में। क्वेश्चन आप खराब भाषा में भी पूछ सकते हैं ठीक से, अगर बच्चा नहीं भी बता पा रहा, सही उसकी भाषा नहीं भी है, तब भी वो क्या करेगा? क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछने के लिए थिंकिंग स्किल लगती है, और थिंकिंग किससे जुड़ी हुई है? कॉग्निशन से। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जाएगा ये, तो चाइल्ड आस्क्स क्वेश्चंस।
नहीं तो ये आसान था क्वेश्चन। लैंग्वेज डेवलपमेंट से जोड़ दिया हमने। डिस्कशन में पार्ट लेना एक लैंग्वेज डेवलपमेंट का पार्ट ज्यादा है, चर्चा जो है वो भाषा विकास के तहत ज्यादा आती है। हो सकते हैं कुछ बच्चे तो पार्ट ही ना लें अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन पूछना मतलब बच्चे ने कुछ सोचा है, कुछ रीजन किया है, कुछ थिंक किया है, चिंतन किया है, तर्क किया है। तो एक ही ऑप्शन सही बचता है जो आप लोग दे भी रहे हैं 58% लोग। नहीं तो ए और बी में बहुत लोग कंफ्यूज हैं। ए का फर्स्ट नहीं हो सकता, लैंग्वेज डेवलपमेंट का फर्स्ट नहीं 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 नहीं, गलत 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 जवाब दे रहे हैं आप लोग। बस आपको लगा कि यहीं फंस जाते हैं, नहीं। ए का फोर क्या है? चर्चा में पार्ट लेना, ठीक है। बी का फर्स्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चा क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछने के लिए थिंकिंग लगी होगी 100%। तो आंसर जो है वो सी सही होगा। यहाँ थर्ड के साथ हम जाएंगे, बहुत क्लोज है ये, लेकिन थर्ड के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने ए ही उत्तर दे दिया है क्योंकि आसान है ना। हमें लग रहा है लैंग्वेज मतलब बच्चे का क्वेश्चन पूछना लैंग्वेज में आ जाएगा, फिर ये इतने बेवकूफ थोड़ी कि आपको सेम ही दे देंगे, बिल्कुल मैच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चाइल्ड टेक्स पार्ट इन डिस्कशन। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन बी का फर्स्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाँ ठीक तो है, और लैंग्वेज का ए का 4, हाँ परफेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। कॉग्निटिव पावर्स ऑफ अ चाइल्ड, भाई आपको बताया ना विकास के प्रकार PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक, दिमाग का विकास, मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं जिसको सोशल और इमोशनल एक साथ आ जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट से देखिएगा। कॉग्निटिव पावर्स ऑफ अ चाइल्ड लाइक इमेजिनेशन पावर, यानी कल्पना करना, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, निर्णय लेना, आर रिलेटेड टू चाइल्ड्स फिजिकल डेवलपमेंट, क्या शरीर से निर्णय लेगा बच्चा, या फिर बुद्धि या कल्पना करना, डिसीजन मेकिंग, ये सब आपको बताए हुए हैं। ये किसका पार्ट है? ऑलराउंड डेवलपमेंट पे क्यों चले जाते हो, हैं कौन से नशे हैं ये दिमाग का काम है यहाँ पे। तो दिमाग का काम मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट से होगा, और साफ साफ लिखा हुआ है कॉग्निटिव पावर्स, यानी संज्ञानात्मक क्षमताएं लग रही हैं जिसमें, जिसको मेंटल डेवलपमेंट भी कह देते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कह सकते दी है। तो इसको आप इंटेलेक्चुअल भी कह दो, आप इसको मेंटल कह दो, आप इसको कॉग्निटिव कह दो, ठीक है ना। दिमाग के सारे काम इसी विकास के प्रकार से होंगे, वो है संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार। क्वेश्चंस अच्छे हैं, आराम से प्रैक्टिस करो, देखो कितना स्कोर कर पा रहे हो। असर्शन यानी कथन और इसका कारण। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक लर्निंग, इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दी सोशियो इमोशनल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन एन एजुकेशनल सेटअप, यानी शैक्षणिक शिक्षा के अलावा, यानी सिर्फ एकेडमिक्स जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ा रहे हो स्कूल में, उसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि बच्चे के सामाजिक सांवेगिक पक्ष पे, यानी कि वो ग्रुप में खेल रहा है कि नहीं, उसके इमोशंस को, उसको ठीक महसूस कैसा हो रहा है क्लासरूम में, उसको अपनापन फील हो रहा है कि नहीं, वो दोस्ती कर पा रहा है कि नहीं, आपसे एज अ टीचर अपनी बात कह पा रहा है कि नहीं, इन सब का भी ध्यान रखना है। सिर्फ बच्चे को रट्टू तोता नहीं बनाना है, सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाने हैं उसे। ये बात एकदम सही है, ट्रू है। सेफ एनवायरमेंट, कंड्यूसिव एनवायरमेंट देना, जिसको हम समृद्ध वातावरण कहते हैं या परिवेश कहते हैं, जहां बच्चा फल फूल सके, ठीक है ना। रीजन क्या है इसका? इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कॉग्निशन। जो अनुभूति है, अनुभूति नहीं कहेंगे, कॉग्निशन को संज्ञान कहेंगे, कि संज्ञान में भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी जो आपका दिमाग का विकास है या जो आपका पढ़ना लिखना एकेडमिक्स, जो कि कॉग्निशन का पार्ट है, जिसमें दिमाग का यूज आप कर रहे हैं, उसमें इमोशंस भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकास के चारों प्रकार जो है आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कॉग्निशन एंड इमोशन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हर बार क्वेश्चन आता है और आता रहेगा। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए सही है कि हमें सिर्फ एकेडमिक्स पे नहीं, सोशियो इमोशनल नीड्स पे भी ध्यान देना है। उसका रीजन है कि इमोशंस और कॉग्निशन अलग नहीं है, जुड़े हुए हैं। तो दोनों सही हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स आर डिटरमाइंड सोनली बाय हेरिडिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पूरी तरह से आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा क्वेश्चन किसकी वजह से बना? इसकी वजह से। नहीं तो ये आसान क्वेश्चन था, पूछा जा चुका है, बहुत साल पहले आता था, वन लाइनर की फॉर्मेट में आ जाता था, वन लाइन में पूछ लेते थे और आपको यहाँ इन 4 में से कुछ चूज करना होता था। अब आपको चूज यहां से करना है, ना कि यहां से, है ना। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, कई बार ऑप्शंस मुश्किल बनाते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन अपने आप में मुश्किल नहीं होता, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पूरी तरह से आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है? डेली क्लास टाइम भाई 9 बजे का कर देंगे, सैटरडे संडे रखेंगे ऑफ। अगर मैं कभी होती हूँ तो ले भी लूंगी सैटरडे संडे को,
अभी 9:30 हो रही है, कभी 9:45 हो रही है, कभी 9:15 हो रही है, अभी टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा है। मंडे या ट्यूसडे से आपका टाइम फिक्स कर देंगे रात को 9 बजे का, जो पहले हुआ करता था फिक्स। ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं ए, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पूरी तरह से आनुवंशिकता, जेनेटिक्स, आपकी हेरिडिटी के द्वारा पूरी तरह से क्या निर्धारित है? कलर ऑफ योर आईज, इंटेलिजेंस, मॉरल डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट। देखो मॉरल और सोशल तो समाज यानी एनवायरमेंट से प्रभावित होते हैं ज्यादा, ये बात हम जानते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि कलर ऑफ योर आईज, आपकी आंखों का रंग, आपकी हेरिडिटी, आपके माता या पिता या उन दोनों के पूर्वजों से यानी आपके फोर फादर्स से ही आया है। तो जो जेनेटिक्स से गुण हम पास डाउन करते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन में, उनको हम हेरिडेटरी गुण कहते हैं, जो सोली डिटरमाइन कौन से होते हैं? आपकी आंखों का रंग, आपकी त्वचा का रंग, आपके हेयर टाइप, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब हेरिडिटी निर्धारित करती है। इंटेलिजेंस भी बहुत हद तक या आईक्यू भी बहुत हद तक हेरिडिटी ही निर्धारित करती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे कि इंटेलिजेंस को पूरी तरह से सिर्फ हेरिडिटी ही निर्धारित करती है। कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं आईक्यू पूरी तरह से या इंटेलिजेंस जो है बहुत हद तक आपके दिमाग, आपका जो दिमाग है, आपके दिमाग का जो स्तर है कि आप एवरेज हैं, गिफ्टेड हैं, आपका दिमाग किस लेवल पे चलता है, वो आपके पेरेंट्स से आता है, लेकिन पूरी तरह नहीं, कंप्लीटली नहीं, सोली नहीं। फिर एजुकेशन का कोई रोल नहीं रह जाता, फिर आपकी मेहनत का कोई रोल नहीं रह जाता, फिर एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं रह जाता, अगर सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी ही निर्धारित करती इंटेलिजेंस को। फिर ऐसा ही हो जाता जैसे आपकी आंखों का रंग, आपको कोई एफर्ट थोड़ी करना है आंखों का रंग बनाए रखने के लिए, लेकिन बुद्धि को विकसित करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो इसमें एनवायरमेंट का भी रोल है, इसलिए इंटेलिजेंस को इसमें काउंट नहीं करेंगे। इंटेलिजेंस प्रभावित होती है, लेकिन सोनली लिख दिया ना, अगर ये सोनली नहीं लिखते तो हम दोनों को साथ ले लेते। ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। और बहुत सारे लोग तो आईक्यू को सही भी नहीं मानते, वो कहते हैं बुद्धि एक मल्टी डिमेंशनल तत्व है जिसको बढ़ाया जा सकता है सही से काम करके। बहुत हद तक नहीं, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ जाएगा, लेकिन संभव है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। असर्शन क्या है यानी कथन है, अ ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन्स रोल इज टू बी इन चार्ज ऑफ डोमेस्टिक चोर्स लाइक सर्विंग हर हस्बैंड, लुकिंग आफ्टर हर चिल्ड्रन, कुकिंग एंड क्लीनिंग। यानी कथन क्या है कि एक पारंपरिक भारतीय महिला की भूमिका घरेलू कामों की प्रभारी होना है, घर को संभालना है, जैसे कि अपने पति की सेवा करना, अपने बच्चों की देखभाल करना, खाना बनाना और सफाई करना, है ना। अब आप समझ पा रहे हैं ये कौन सा थॉट प्रोसेस है? ये है स्टीरियोटाइप वाला थॉट प्रोसेस, लिंग रूढ़िबद्धता। और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग आज भी इसी बात को मानते हैं, जीते हैं, है ना। और ये क्या है? स्टीरियोटाइपिंग है कि आप इक्वालिटी और इक्विटी दोनों में से कुछ नहीं है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो। ठीक है ना। तो ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन का रोल क्या है कि वो घर में रहे, बच्चों का ध्यान रखे, पति का ध्यान रखे। ये क्या है? ये स्टीरियोटाइप को शो करता है। रीजन क्या है? Gender stereotypes are beliefs held about characteristics and activity domains that are considered being appropriate for men and women. पूछा क्या है? लैंगिक रूढ़िवादिता उन विशेषताओं और गतिविधि डोमेन के बारे में धारणाएं हैं जिन्हें पुरुष और महिलाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है, यानी ये जेंडर रोल्स हैं जो समाज बनाता है। ट्रू है ये बात एकदम, है ना। इसका जो रीजन है, इसने बताया कि ये स्टीरियोटाइप है। अगर कोई इस बात को कहता है कि ये स्टीरियोटाइप है, तो a traditional Indian women's role is to be in charge of domestic chores like serving her husband and all. Both A and R are correct and R is the correct explanation of A. देखो यहाँ पे correct explanation का वो नहीं लिखा हुआ कि correct explanation है या नहीं है, ठीक है ना। तो A is correct and R is नहीं, वो तो फिर हम उसी सेंस में लेके जाएंगे, assertion और reasoning वाले में ही इसको आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा किस सेंस में, उस हिसाब से जाएंगे हम। असर्शन और रीजनिंग के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछा होता तो हम कह देते ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। 5 नंबर का टॉपिक है समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको पेपर में। पहला ऑप्शन है इट एनहेंसेस लर्निंग ओनली फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, यानी यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सीखने में बढ़ावा देती है, यानी वो बच्चे जिनको कोई विशेष आवश्यकता है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जिसको हम कहते हैं, यानी किसी को देखने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, तो फिजिकल डिसेबिलिटी, विजुअल इंपेयरमेंट या ऑडिटरी प्रॉब्लम, इन सब के लिए ही है। ऐसा नहीं है, इंक्लूसिव एजुकेशन हर बच्चे के लिए है। एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, ये इसका एक कोट है, सिद्धांत है जिसपे ये आधारित है कि हर बच्चा एक छत के नीचे सीख सके, चाहे किसी को देखने में दिक्कत हो, चाहे कोई गिफ्टेड हो, चाहे कोई बहुत टैलेंटेड हो, हर बच्चा। सिर्फ स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए नहीं होता ये इंक्लूसिव एजुकेशन,
ये बात सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये गलत है और पूछा ही गलत था, इसलिए जो गलत है वही सही है। ठीक, फिर भी बाकी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इट इज द शिफ्ट इन सर्विस फ्रॉम द केयर ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन टू देयर एजुकेशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट। यानी एक हमारी सोच में शिफ्ट है कि हम डिसेबल्ड बच्चों को उस तरह से ना देखें कि वो कुछ कर ही नहीं सकते, उनके पर्सनल डेवलपमेंट, उनके पोटेंशियल को निखारने की साइकी ने, यानी हमारे थॉट प्रोसेस में बदलाव है। बात तो सही है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस और एक नॉट एन अचीव्ड स्टेट और प्रोडक्ट। देखिए सारी चीजें जो, चाहे वो सोशलाइजेशन हो, डेवलपमेंट हो, लर्निंग हो, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही हो, ये सारी चीजें प्रोसेस हैं, चलती हुई एक निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। एक प्रोडक्ट नहीं है, गोली खाई इंक्लूसिव एजुकेशन आ गया, है ना, किसी ने टैबलेट दी, सीटेट पास कर लिया आपने। प्रोसेस है, प्रक्रिया है, सीखना पड़ेगा। तो ये बात भी सही है। इट सीक्स टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। सभी बच्चों के अंदर जो छिपी क्षमताएं हैं उनको बाहर निकालने की बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन, ना कि सिर्फ स्पेशल बच्चों के। और यही गलत है जो कि पहला ऑप्शन है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्या कहता है? अगेन इंक्लूसिव एजुकेशन, भाई 5 नंबर का टॉपिक है, क्वेश्चंस भी तो उसी वेटेज आपको उसी हिसाब से मिलेंगे, जो टॉपिक की जितनी वेटेज है उसी हिसाब से पूरे सेट में क्वेश्चंस डाले हुए हैं। मेहनत लगती है लेसन प्लानिंग में, उसी हिसाब से आपके सामने फिर आती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडम डाल दिया जो आपके पेपर में जिस चीज की जितनी वैल्यू नहीं। मान लो कोई क्वेश्चन 1 नंबर में आता है और उसको 7 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एक सेशन में मैंने वही करा दिए जो जिसकी वेटेज ही पेपर में 1 नंबर की है, या तो फिर मैं पूरा टॉपिक अलग से वो कराऊंगी। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। समावेशी मतलब जो सबको साथ लेके चले। चेंजिंग द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट, यानी जो एनवायरमेंट है, मौजूदा माहौल है, उसमें बदलाव, कि हम अपने थॉट प्रोसेस को अडेप्ट करें, टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी। वो बच्चे भी जिनको कोई दिक्कत नहीं है चलने फिरने में, और कोई बच्चा है जो बैसाखी से स्कूल आता है तो वो, या लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उसको, तो उसका मजाक ना उड़ाएं। तो ये एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट में चेंज है, थॉट प्रोसेस में चेंज है, बिल्डिंग में चेंज है कि जहां सीढ़ियां हैं वहां रैंप बनवा दिया ताकि व्हीलचेयर वाला बच्चा भी जा पाए और नॉर्मल बच्चा भी, जिसको हम कह रहे हैं कि जिसको चलने में दिक्कत नहीं है। तो एनवायरमेंट, एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट में चेंज, बिल्कुल सही बात है। डिफरेंशिएटेड टीचिंग मेथड्स बीइंग यूज्ड, इस बार भी पूछा गया ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, तो आप दिमाग में बिठा लीजिए। विभेदीय अनुदेशन क्या है? वेरिएड लेवल पे पढ़ाना बच्चों को। डिफिकल्टी लेवल, आप क्लास में अगर कोई जल्दी सीखता है तो उस लेवल का भी उस तरह से भी पढ़ाते हैं, उस तरह के एग्जांपल भी देते हैं। कोई धीमे से सीखता है, स्लो लर्नर है, उसको भी पढ़ाना है आपको। एक बैकवर्ड बच्चा है जो पीछे रह जाता है किसी भी रीजन से, उसको भी सिखाना है। कोई टैलेंटेड बच्चा है, उसको भी सिखाना है। गिफ्टेड बच्चा है जो जल्दी बोर हो जाएगा अगर आसान क्वेश्चन कराते रहेंगे, उसको भी सिखाना है। तो आपको अलग अलग लेवल पे पढ़ाना आना चाहिए, उसी को डिफरेंशिएटेड टीचिंग कहते हैं, कि आप सिर्फ एक ही मेथड का इस्तेमाल नहीं करते, सबको एक डंडे से नहीं हाँकते हैं। तो दोनों बातें सही है, बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, असर्शन और रीजनिंग। देखिएगा, जवाब दीजिए, फटाफट से सॉल्व कर दीजिए, मुझे पता है आप लोग कर देंगे इसको सॉल्व। देखना एक बार क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फटाफट से पढ़ो और जवाब दो। असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दो। देखिएगा, थियरी क्लास यार ऐप पर चल रही है, दोनों जगह करा पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है और प्रैक्टिस भी करानी है। क्वेश्चन नंबर 8, उसके लिए फिर आप या तो प्रीवियस वीडियो या फिर आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं करियरविल पे। देखना एक बार, असर्शन क्या है? हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरिड सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स एनरिचेस द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। यानी विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों के साथ एक विविध कक्षा होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। यानी डिफरेंट तरह के बच्चे होंगे। बैच वालों को पता होगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक कराया था कल, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मामला है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मामला है कि सारे बच्चे क्लास में एक जैसे नहीं हो सकते। किसी बच्चे का इंटरेस्ट किसी चीज में, किसी का एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, सीखने का स्तर, इन सब में भिन्नता पाई जाती है। और ये एक साथ डिफरेंसेस वाले बच्चे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, विभिन्नता में एकता की, तो इनको सबको साथ लेके चलना एक अच्छी बात है कि क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हैं। ट्रू, सही बात है। रीजन क्या है इसका? ओनली स्टूडेंट्स विद विजुअल और हियरिंग इंपेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटी बेनिफिट फ्रॉम इंक्लूजन। ये कह रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें ये सब तरह के बच्चे होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन में होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं वाले बच्चे। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में सिर्फ विजुअल इंपेयरमेंट वाले बच्चों पर ध्यान दिया जाता है, यानी जिनको देखने में समस्या है। तो ये बात एकदम गलत है क्योंकि हर तरह के बच्चे पे हम ध्यान देते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है सबको इंक्लूड करना, सबका समावेशन। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सी ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है, जो कि आप लोग जवाब दे भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन, एक
ट्राइबॉल जैसा। ये वाला क्वेश्चन आपको इजी लगना चाहिए। क्या पूछा है फटाफट से देखिएगा। अ टीचर कैन फोस्टर क्रिएटिविटी, यानी एक शिक्षक बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है। रचनात्मकता क्या होती है? कुछ नया करना, कुछ नोवल करना, कुछ डिफरेंट करना, कुछ हटके करना, जिसमें बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोचे। डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी हुई है। अपसारी चिंतन से बोला हुआ है आपको डीसी साथ जाता है, ना कि सीसी। सीसी बोले तो कन्वर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी के साथ नहीं जाती, बट डाइवर्जेंट थिंकिंग सी यानी क्रिएटिविटी के साथ जाती है। ऐसे शॉर्ट फंडे बहुत सारे आपको याद करा दिए जाएंगे, पेपर तक दिमाग में बैठ ही जाएंगे। ठीक है ना? तो डेवलपिंग कॉन्फिडेंस इन देम, यदि हम बच्चों में कॉन्फिडेंस विकसित करेंगे, यार कुछ नया सोचो, कुछ कोई भी प्रॉब्लम है कुछ नए तरीके से करके दिखाओ, ये काम डिफरेंट तरीके से करके दिखाओ। गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस, बच्चों को अपनी बात कहने का अवसर देंगे कि मैम इस काम को ऐसे भी तो कर सकते हैं, तो आप सुन रहे हैं, बेशक हो सकता है वो आइडिया काम करना हो। फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही बातें सही है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बोथ ऑफ दीज, यानी उपयुक्त तो दोनों। ठीक है ना? क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से जवाब देंगे। ये कहता है अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। इस क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं, ध्यान से जवाब दीजिएगा। अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इन विच देयर इज डिफिकल्टी अटैचिंग मीनिंग टू साउंड ग्रुप्स दैट फॉर्म वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड स्टोरीज इज नोन एज। एक विशिष्ट प्रकार की सीखने की अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसको हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या आ जाती है? ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी टर्म है, इसको दिया था सैमुअल किर्क ने 1960s में, और इसमें कुछ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, जैसे डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, है ना, डिस्टोपिया, और भी बहुत सारे हैं, डिस्प्रैक्सिया। ये सारे क्या हैं? लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं। ठीक है? अब इसमें आप लोग गड़बड़ करते हुए नजर मुझे आ रहे हैं, गलत जवाब आपने दे दिया है। देखिए, एक विशिष्ट प्रकार की सीखने की अक्षमता जिसमें शब्दों, वाक्यों और कहानियों को बनाने वाले ध्वनि समूहों से अर्थ जोड़ने में कठिनाई। आप ये मिस कर गए, यहाँ आपने रट्टे लगा लिए कि साउंड के साथ वर्ड जोड़ने में दिक्कत हो रही है या लेटर जोड़ के पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो ये तो डिसलेक्सिया होगी, बस पढ़ने की बात हो रही है। जबकि यहाँ अर्थ को समझने में भी दिक्कत है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफिकल्टी इन अटैचिंग मीनिंग टू साउंड। सिर्फ लेटर को साउंड के साथ जोड़ने में दिक्कत नहीं है, मीनिंग को भी जोड़ने में दिक्कत है ना? चाहे वो वर्ड्स का हो, सेंटेंसेस का हो या स्टोरीज का हो। ठीक, ये लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में जाएगा, LPD बोलेंगे इसको, ना कि डिसलेक्सिया में। ठीक है? क्योंकि ये मीनिंग की बात हो गई, अर्थ जोड़ने की बात हो रही है। सिर्फ लेटर को, बी को डी नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं है, उसको अगर वाटर लिखा हुआ तो इसका मीनिंग भी एसोसिएट करने में दिक्कत हो रही है। जबकि डिसलेक्सिया वाले बच्चों को करेक्ट ही करने में दिक्कत हो जाएगी। वो 100 को वर्स पढ़ लेगा, रिवर्स पढ़ लेगा कई बार, है ना? वो साउंड और लेटर को नहीं जोड़ पाता। यहाँ पे मीनिंग को समझने में भी दिक्कत है, यानी लैंग्वेज को प्रोसेस करने में दिक्कत हो रही है। भाषा प्रसंस्करण विकार कहेंगे इसको। इसमें एक प्रकार होता है जिसमें सुन के समझने में दिक्कत होती है, APD कहते हैं उसको, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो इसमें भाषा को समझने से लेके, सुनने से लेके सारी दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है ना? तो ये इसके अंदर ही आ जाएगा। डिसलेक्सिया तो एक छोटी सी चीज हो गई इसके सामने, मतलब यहाँ पे एक टर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और जवाब दीजिएगा फटाफट से। पोल आपके सामने है और क्वेश्चन भी आपके सामने है। ये रे सुल्तान वाली बात है, फटाफट से जवाब दे दो। और रे मेरा सही था, तिवारी कह रहे हैं। ठीक है जी। बीएड के एग्जाम भी आ गए और अब सीटेट भी आ गया, समझ नहीं आ रहा क्या करें। एग्जाम दे लो बीएड के, साथ में बस क्लास अटेंड करते रहो, अगर शाम की 1 घंटे की क्लास में अटेंड कर पा रहे हो, है ना, या वीकेंड्स पे पढ़ाई कर लो। ठीक, दोनों ही चीजें करनी, कोई बात नहीं। बीएड के एग्जाम कब खत्म होंगे? फटाफट से जवाब दो। सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, देखते हैं। Which of the following strategies are effective for successful implementation inclusion of students with learning disabilities? अधिगम अक्षमताओं वाले बच्चों को कैसे हम शामिल करें क्लासरूम में, समावेशित कैसे करें? कौन सी टेक्निक प्रभावशाली है? अब लर्निंग डिसेबिलिटीज में कई तरह की डिसेबिलिटीज हो सकती हैं बच्चे को, पढ़ने, लिखने, सुनने से लेकर के कई तरह की। यूज ऑफ मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, भाई सामग्री को दिखाने के या पढ़ाने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, आप उसको सुना करके समझा सकते हैं, है ना। अगर उसको लिखने में दिक्कत है, डिस्ग्रेफिया है, तो आप ओरल टेस्ट ले सकते हैं या ओरली उसको कोई प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। तो मल्टीपल वेज हो सकते हैं रिप्रेजेंट करने के, कंटेंट को दर्शाने के। प्रमोटिंग इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग, IEP कहते हैं, ये इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत काम का होता है। ये प्लान्स होते हैं
इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, जिनको व्यक्तिगत शैक्षिक योजना कहते हैं, यानी इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग बच्चों के लिए, स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए बनाए जाते हैं व्यक्तिगत शैक्षिक योजना। तो जिस बच्चे में जो क्षमता है उस तरह से उसको डील करने के लिए लेसन प्लानिंग आपने अलग से बनाई हुई है, ये भी पॉजिटिव होता है। प्रमोटिंग आउटकम ओरिएंटेड गोल्स इंस्टेड ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स। अब आपको ये ध्यान रखना है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड या आउटकम ओरिएंटेड पे नहीं चलना, प्रोसेस ओरिएंटेड पे चलना है, प्रक्रिया पे ध्यान देना है लर्निंग की, ना कि नंबर कितने आए। तो ये आउटकम ओरिएंटेड नहीं कि कितने परसेंट आए। सेटिंग अप सेम स्टैंडर्ड फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, सबको एक डंडे से नहीं हाँकना, यानी डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक, सबको सेम मेथड से पढ़ाना, सब बच्चों के लिए सेम स्टैंडर्ड सेट करना, ये सुनने में अच्छा लगता है नहीं। तो ये दोनों तो गलत हो गए, फर्स्ट और सेकंड ही सही है, जो कि थर्ड ऑप्शन में गिवन है, और आप लोग 42% लोग सही जवाब दे भी पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, देखते हैं क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है चिल्ड्रंस एंगेजमेंट विद लर्निंग इन स्कूल्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी स्कूलों में सीखने के प्रति बच्चों का जुड़ाव निम्न में से किस कारक से प्रभावित होगा। कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करेगा सीखने को स्कूल्स में, लर्निंग को। सोशलाइजेशन बाय द फैमिली, परिवार द्वारा सामाजिकरण, यानी परिवार में वो कैसे कहाँ बिहेव करते हैं, कैसे रहते हैं, कोई घर पे आए तो नमस्ते करते हैं, है ना, दादी नानी चाची कहानियां सुना रही हैं, पापा स्टोरीज सुना रहे हैं, तो ये सबसे सामाजिकरण हो रहा है और सीख भी रहा है बच्चा। बात तो ठीक है ना, तो ये बात तो सही है। पीयर रिलेशंस, जो अपने सहपाठी हैं, उसके दोस्त हैं स्कूल में, क्लासरूम में, आसपास मोहल्ले के भी दोस्त हो सकते हैं पीयर्स, उनसे वो कुछ कुछ चीजें सीखता है, उनसे भाषा से लेके खेल से लेके बहुत सारी बातें वो करता है, तो ये बात भी सही है, ये भी लर्निंग में हेल्प करेगा। कल्चरल वैल्यूज, सांस्कृतिक मूल्य, जिस संस्कृति में आप रहते हैं वहां के किस्से कहानियां पहनावा बहुत सारी चीजें ये भी प्रभाव डालती हैं। सेल्फ एस्टीम ऑफ द चिल्ड्रन, यानी बच्चों का स्वाभिमान, या कि उनका ये बिलीफ कि वो कुछ कर सकते हैं, ये सेल्फ एस्टीम है, ये बहुत महत्व डालती है। अगर आप बच्चे को बचपन से ही अगर वो टॉक्सिक माहौल में है, टॉक्सिक बोले तो जहां वायलेंस देखा है उसने, उत्पीड़न देखा है अलग अलग तरह का, तो हो सकता है कि उसकी सेल्फ एस्टीम पे या सिर्फ बचपन से मारपीट ही होती रही है उसके साथ, तो उसके, हमारे यहाँ हालांकि भारत में ये बहुत कॉमन है, हमसे पहली जनरेशन में तो बहुत ही कॉमन था कि बच्चों को मारना पीटना कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं, आज भी बहुत सारी जगह पे यही हालत है। लेकिन इससे क्या होगा, सेल्फ एस्टीम पे प्रभाव पड़ता है बच्चे की, उसका खुद में कॉन्फिडेंस या वो उसका खुद में विश्वास कि वो कुछ कर सकता है, इस चीज पे प्रभाव पड़ता है। तो चारों बातें यहाँ सही है, ये चारों ही लर्निंग को यानी बच्चे के सीखने को प्रभावित करेंगे आगे जाके, तो चारों ही सही हो गए, तो थर्ड ऑप्शन सही है, 81% लोग सही जवाब दे रहे हैं, है ना। पहले तो ये भी होता था कि मेरे और आपके पेरेंट्स के जमाने में हो सकता है कुछ लोगों का की किस्मत ज्यादा खराब रही हो, अगर इस मामले में कह सकते हैं रैंडमली, है ना, वैसे किस्मत इसमें ज्यादा विश्वास मेरा कोई है नहीं। तो अगर हम देखें तो ये हो सकता है कि कुछ लोगों को ये कह दिया जाता था कि भाई स्कूल में मास्टर जी को या मास्टरनी को कि हड्डी हमारी और खाल आपकी, अपना ठीक से हिसाब किताब कर लेना, तो वो वाले, लेकिन वो हेल्दी नहीं है बच्चे के लिए, वो चीज बच्चे के लिए ठीक नहीं है। ऑप्शन 3 कह रहे हैं आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर है 13, व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंसिस्टिंग ऑन द सेम आंसर्स फ्रॉम ऑल चिल्ड्रन, यानी सभी बच्चों से एक ही जैसे उत्तर पे आप जोर दे रहे हैं कि सबको एक ही तरह का उत्तर देना चाहिए, क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इस बात का कि सबसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेम तरह का उत्तर दे, यानी बच्चे रोबोट बन जाए, अपना दिमाग ही ना लगाए, अपने एग्जाम्पल्स ही ना दे, तो ये रट्टाफिकेशन है। इट विल डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम लिसनिंग टू द टीचर, यह बच्चों को शिक्षक की बात सुनने से हतोत्साहित करेगा, नहीं, शिक्षक की बात ही तो सुन रहे हैं वो, अगर वो सेम उत्तर दे रहे हैं तो शिक्षक की बात ही तो सुनना सीख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। इट विल स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम स्पीकिंग इन द क्लासरूम, यह बच्चों को कक्षा में बोलने से रोकेगा, शिक्षक ने ये थोड़ी कहा है कि जवाब ही नहीं देना है, बट सबके जैसा देना है, एक ही जवाब देना है, तो जिससे एक ने सुन लिया सारे बच्चे वही जवाब देने लगेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि बोलना ही बंद हो जाएगा, कुछ हद तक एक्सप्रेशन प्रभावित हो सकता है बट नहीं। इट विल हिंडर द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड्स ओन अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन, ये सही उत्तर है कि ये बच्चे की खुद की समझ, खुद की सोच, खुद की कल्पना शक्ति, वो इमेजिन करता, कुछ नया जवाब लेकर के आता, कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता, कुछ उदाहरण देता अपने जीवन के अनुभव के आधार पे, वो उससे रोक देगी ये चीज। क्यों? क्योंकि टीचर ने तो कहा है जो किताब में लिखवा दिया है, जो नोटबुक में लिखवा दिया है, वही जवाब बिल्कुल उल्टी करके आना है, यानी उसी को उगल देना है पेपर में, एक शब्द भी इधर उधर किया तो नंबर कट जाएंगे, तो इससे बच्चा अपना दिमाग लगाना ही छोड़ देगा, रट्टे पे ध्यान जाएगा, बस रोट लर्निंग हो जाएगी फिर तो इससे ये नुकसान होगा कि वो अपनी इमेजिनेशन जो उसकी हो सकती थी, उसकी क्रिएटिविटी निकल करके नहीं आएगी। इट विल एनकरेज चिल्ड्रन टू कॉपी फ्रॉम अदर्स, ये तो कोई मतलब इतना पॉजिटिव बात है ही नहीं, मेन मुद्दा है ये कि उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग और इमेजिनेशन दब जाएगी, कॉपी करने के लिए वो एनकरेज करेगा, और ये सब सेकेंडरी बातें, मुद्दे की बात है सी ऑप्शन।